ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेट 1 हम लोग कर रहे हैं। पहला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये उस ईयर करंट अफेयर्स में था क्योंकि इससे रिलेटेड एक स्कीम लाई गई थी जिसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता है उसमें छूट दी गई थी जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो होता है यदि हम किसी भी दुकान पे या मॉल में अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, और तो वहाँ पे जो ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराने वाली कंपनियाँ हैं जिनको हम पेमेंट गेटवेज बोलते हैं, जैसे मास्टर कार्ड हो गया या फिर वीज़ा हो गया या फिर रुपए कार्ड हो गया, वो कुछ चार्ज काटती हैं। उसके अलावा जिन्होंने उस दुकान में पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई है जिसमें अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं, उस मशीन का चार्ज, या फिर जिस बैंक का अकाउंट है दुकानदार का वो बैंक, ये तीनों मिलकर एक चार्ज काटती हैं, वो चार्ज ही एमडीआर होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी देखो वही है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड के साथ में भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एडिबल ऑयल के बारे में पूछा गया है और इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। 2018 में भी एडिबल ऑयल पे क्वेश्चन था और 2019 में भी एडिबल ऑयल पे ही क्वेश्चन था। तो एक तरीके से आप यदि पीवाईक्यू करके जाते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में आराम से मिले ही जाएंगे। तो एडिबल ऑयल पे देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ देखो, हमारे यहाँ जो ऑयल उत्पादन होता है, एडिबल ऑयल खाने वाला तेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम वर्ल्ड के लीडिंग कंट्री है, मतलब वर्ल्ड का जो टॉप, मतलब वर्ल्ड का जो 10% ऑयल प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन जितनी हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये केवल और केवल 40% अपना योगदान देता है। हमें 60% जो ज़रूरत का तेल है, एडिबल ऑयल है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये इसका वो है, मतलब डेटा है, और ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही रहा है क्यों। और ये जो इम्पोर्ट है ये हम मोस्टली कहाँ कहाँ से करते हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ से करते हैं। उसके अलावा कुछ तेल हम लोग यूक्रेन से भी मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी जब वॉर का सिचुएशन हुआ रसिया और यूक्रेन का, तब एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ गए थे। उसके पहले जैसे सिंगापुर या फिर मलेशिया ने किया गया था कि इंपोर्ट पे कुछ इंडिया द्वारा जो इंपोर्ट ऑयल किया जा रहा था या फिर वहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उन पे बैन लगा दिया था, ताकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसकी वजह से भी इंडिया में ऑयल के प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये पता चल गया कि हमारे यहाँ तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वर्ल्ड का 10% हम खुद उत्पादित करते हैं, लेकिन 10% का उत्पादन करने के बावजूद भी वो हमारी ज़रूरतों का केवल 40% ही होता है। 60% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन है, यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। तो एक ये है। लेकिन जब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके प्राइस बहुत कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये बाहर से ज़्यादा तेल आ जाए और जो हमारे 40% उत्पादक किसान हैं उनका नुकसान हो जाए। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन्होंने ये 40% का रोल है, ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ना कस्टम ड्यूटी लगाती है। कस्टम ड्यूटी वो होती है जब कोई भी चीज़ बाहर से देश में आयात किया जा रहा होता है तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा इस क्वेश्चन का। तो अभी देख लेते हैं। पहला, हाँ ज़्यादा ही रहा है क्योंकि उत्पादन तो ज़्यादा है, लेकिन हमारे केवल 40% ही हम उत्पादित कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी 60% बाहर से आता है। और दूसरा, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोर्ट एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज स्पेशल केस। भैया देखो, वैसे तो ये गलत है, बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इतनी सारी चीज़ें स्ट्रीम वर्ड हो, जैसे एनी भी दिया है और ऑल भी दिया है, स्पेशल केस भी दिया है, जब ऐसा कुछ होना जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीम चीज़ें दी गई हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको कि इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रॉन्ग लेके चल सकते हैं। और इसका आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ ए होगा। इसका एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाती है ताकि लोगों के इंटरेस्ट को, मतलब एक्चुअली फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ट्रिक इसका यही है कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हमको इसके बारे में नहीं भी पता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज़ बिना इंपोर्ट के, मतलब बिना कस्टम ड्यूटी की कोई चीज़ देश में आ जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाए उसकी तुलना में, क्योंकि बाहर ज़्यादा उत्पादन हो गया तो प्राइस बहुत कम हो सकते हैं, और प्राइस बहुत कम हो जाएंगे तो वो देश में सस्ते में आ जाएगा, और सस्ते में आ जाएगा तो यहाँ के फार्मर्स का जो उत्पादन का कॉस्ट है, जो उत्पादन का लागत है, वो भी निकल पाएगा, क्योंकि उनको भी फिर सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत होता है। अगला क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए। हर साल मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। इस बार
इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पूछा गया है, और CAR को डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक, और उसमें क्या करेक्ट पूछा गया नहीं। देखो CAR क्या होता है, मान लो बैंक ने 100 रुपये का किसी को लोन दिया है, लेकिन उस लोन पे कुछ लोग लोन को वापस कर सकते हैं, कुछ लोग वापस नहीं करेंगे, जो कि NPA हो जाएगा। तो उसकी वापस करने की कितनी क्या क्षमता है, उसके आधार पर उसको एक रिस्क का वेट दिया जाता है कि इस एसेट पे इतना ज़्यादा रिस्क है। मान लो इसने 100 रुपये का लोन दिया, तो यहाँ पे बोला कि 10% का रिस्क यहाँ पे होगा। अगले बंदे को 100 रुपये का लोन दिया, तो सोचा है कि यहाँ पे शायद अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका, तो यहाँ पे शायद 5% का रिस्क हो। तो इस तरीके से वो हर एसेट को रिस्क वेट करता है कि इतना ज़्यादा रिस्क वेटेड है, और उसके बेसिस पे जो उसका टोटल प्रॉफिट होता है, जो उसका टोटल एसेट होता है, जिसको Tier 1 कैपिटल बोलते हैं, उसका एक निर्धारित परसेंटेज होता है, वो अलग निकाल के रख देता है कि ये अमाउंट है अपने Tier 1 कैपिटल से, अपने प्रॉफिट से, अपनी खुद की पूंजी से। जो पैसा ये निकाल के रखा है, ये पैसा इसलिए निकाल के रखा है कि जो रिस्क है इसमें से यदि कभी कुछ NPA हुआ तो उसकी जो पूर्ति है ना, यहाँ के रुपए से की जाएगी। तो ये जो पैसा निकाल के रखा गया है, यही है CAR। लेकिन बैंक यदि खुद डिसाइड करेगा CAR, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जितना ज़्यादा उसने पैसा यहाँ पे निकाल के रखा, तो उतना ज़्यादा पैसा वो आगे क्रेडिट के रूप में तो दे नहीं पाएगा, वो एक तरीके से पैसा ब्लॉक हो गया, तो इसका इम्पैक्ट उसके मुनाफा पे पड़ेगा, उसका मुनाफा कम हो जाएगा, और इसलिए वो क्या करेगा, CAR को हमेशा कम रखने की कोशिश करेगा, जैसे 2%, 3%, 1% इस टाइप का रखने की कोशिश करेगा। तो ये समस्या ना हो, इसलिए बैंक के पास में ये आज़ादी नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर पाए। इसीलिए ये काम जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है हमारा RBI, वो करता है, ताकि बैंक की कंडीशन को सही से मतलब जज कर किया जा सके, और सही से जज करने के बाद में सही डिसीजन लिया जा सके, ताकि पूरी की पूरी इकोनॉमी पे कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि एक बैंक जब फेल होता है तो पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो हम एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जब PNB बैंक में नीरव मोदी का घोटाला हुआ था, तो कितना ज़्यादा इशू हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं जो अभी मर्ज कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस तरीके से पता चलता है कि CAR क्या है, जो भी रिस्क वेटेड एसेट होता है, CAR क्या है, जो भी रिस्क वेटेड एसेट है, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ रुपए निकाल दिया जाता है, ताकि जो भी ये फ्यूचर में NPA होगा उसकी पूर्ति करी जा सके। और बैंक CAR के मामले में इम्पार्शियल नहीं रह सकते हैं, वो सही से डिसीजन नहीं ले सकते विवेकपूर्ण, क्योंकि उनका मुनाफा उससे जुड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका, इसलिए ये काम को RBI करता है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। तो पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट, CAR इज द अमाउंट दैट बैंक हैज टू मेंटेन फ्रॉम देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉसेस। हाँ, एनी लॉसेस का मतलब NPA, यदि NPA कुछ होता है तो बैंक इनका इफ दो अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे द ड्यूज। हाँ, यह एक्सप्लेन किया, यदि कुछ NPA होता है तो उसको इससे फुलफिल किया जा सके। दूसरा क्या, इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। नहीं, ईच इंडिविजुअल बैंक नहीं है, क्योंकि वो लोग इम्पार्शियल होकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, CAIO कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको UPSC में पता ही होना चाहिए। और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, 2018 से लेके 2022 तक का इन 3 ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड करके। तो इसलिए हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इन तीनों के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, GI टैग का क्वेश्चन है। तो GI टैग के बारे में क्या है, GI टैग कब आया था, जो WTO का ट्रिप्स है, ठीक है, उसका जो आर्टिकल 22 to 24, ये इसके बारे में बात करता है, GI टैग के बारे में। और ये वैसे तो उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड बातें चल रही थी 2018 में। तो क्या पता चला, WTO का जो ट्रिप्स वाला कन्वेंशन है, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 22, 24, और ये 22 से 24 जो है वो GI टैग के बारे में बात करता है। और चूंकि इंडिया इसका एक मेंबर है, तो इंडिया ने इससे रिलेटेड GI एक्ट पास किया था 1999 में। ये हो गया WTO से रिलेटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ WTO से रिलेटेड है, इसके बारे में जो पेरिस कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन में भी बात की गई है। और पेरिस कन्वेंशन का आर्टिकल 1 क्लॉज 2 जो है, और आर्टिकल 10, ये दोनों भी GI टैग के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब ये पेरिस कन्वेंशन क्या है, पेरिस कन्वेंशन जो है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया, बस इतना याद रखना है कि जो GI टैग है वो पेरिस कन्वेंशन में भी है, WTO के ट्रिप्स में भी है, और जो पेरिस कन्वेंशन है वो अपने IPR से रिलेटेड है। और भारत ने WTO का मेंबर है, इसलिए उसने 1999 में एक एक्ट पास किया है।
और जीआई टैग हो दिया किनको जाता है या फिर क्या चीज़ होती है? जीआई टैग एक प्रकार का क्वालिटी का एश्योरेंस होता है कि एक निश्चित प्रकार की विशेषता होगी उस प्रोडक्ट में या फिर एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता होगी उस प्लेस में, और ये बताता है कि वो चीज़ जो है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन का है, मतलब कहाँ से वो चीज़ उत्पन्न हुई है, जैसे कौन से देश से आता है, कौन से कंट्री से आता है, या फिर कौन से एरिया से आता है, उसकी क्वालिटी निश्चित है और एक विशेष प्रकार की विशेषता होगी, मतलब डिस्टिंग्विशनेस होगा, हर चीज़ से अलग दिखेगी। इसके एग्जांपल में हम बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, जैसे भारत में बहुत सारी कढ़ाई पॉपुलर हो रखी है, ईस्ट इंडिया के बहुत सारे फूड पॉपुलर हो रखे हैं, जैसे चींटी का जो एक अचार बनता है, अचार या चटनी कुछ बनता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो एक प्रकार की विशेषता है, तो इसका सही से आंसर होगा WT होगा। समझ में आ गया? जीआई टैग जो है किसी एक ऐसी चीज़ को दिया जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो या फिर डिस्टिंग्विश हो, अलग, सबसे अलग हो, किसी कंट्री एरिया को ये प्रदर्शित करता है कि ये वहाँ से बिलोंग करता है। इसके बारे में पेरिस कन्वेंशन में भी बात किया गया है, WTO के ट्रिप्स में बात किया गया है, और भारत ने इसके लिए जीआई एक्ट 1999 लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक्स का। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? एक तरीके का आधिकारिक पेमेंट करने का तरीका होता है, मतलब ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट। इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है, एक है फियाट मनी और एक है लीगल टेंडर मनी। फियाट मनी जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सरकारी आदेश के द्वारा वो मनी बनाई गई, जबकि लीगल टेंडर मनी ये है कि अभी वो कानूनी रूप से वैध है, लेजिटिमेट है और उसको तुम मना नहीं कर सकते हो लेने से। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी जो 1000 रुपये के पुराने वाले नोट, ये अभी भी फियाट मनी है, क्योंकि ये ये सरकार के आदेश के द्वारा बने थे, तो इसलिए ये फियाट मनी रह जाएगा। लेकिन ये लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये प्रचलन में बंद हो गया है सरकार के आदेश से। तो जो प्रचलन में नहीं है या फिर जिसको लेने से कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है, वो लीगल टेंडर मनी नहीं होता है। जिसको लेने से कोई आदमी मना नहीं कर सकता है, वो लीगल टेंडर मनी होता है। फियाट मनी मतलब जो सरकार के आदेश के द्वारा बना हुआ है, जैसे अभी भी पिछला 1000 रुपये का नोट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी देखिए वही बोल रहा है, द मनी विच आ क्रेडिटर टू अंडर अ कंपल्सन। हाँ, कंपल्सन होता है टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये तुम अभी जाकर 2000 रुपये का नोट देके बोलोगे कि इसमें सामान दो, तो वो ये नहीं बोल सकते कि हम ये मनी नहीं लेंगे, उसको इसी में डील करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का सेकंड अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी कॉस्ट, ठीक है, इकोनॉमी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे मैं सेब भी खा सकता हूँ, एप्पल भी खा सकता हूँ, बर्गर भी खा सकता हूँ, लेकिन यदि मैंने एप्पल को छोड़ के बर्गर खा लिया, तो मेरे पास में क्या ना, एप्पल का टेस्ट मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चूज़ कर सकता हूँ। तो ये बर्गर चूज़ करने का कॉस्ट होगा कि एप्पल का टेस्ट मैंने नहीं ले पाया। यदि मैंने एप्पल चूज़ किया तो मैं बर्गर का टेस्ट नहीं ले पाऊंगा। तो जो बर्गर का टेस्ट नहीं ले पाया वही है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट, या जिसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो इकोनॉमी के टर्म में देखें, जैसे मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये को या तो मैं बर्गर खरीदने में यूज़ कर सकता हूँ या एप्पल खरीदने में यूज़ कर सकता हूँ। यदि हमने बर्गर खरीद लिया 100 रुपये का, तो एप्पल नहीं खरीद पाया, तो ये हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई। यदि हमने एप्पल को खरीद लिया तो मैं बर्गर नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि रुपये तो सीमित ही हैं। तो जो बर्गर नहीं खरीद पाया तो वो इसका हमारे डिसीजन का इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से समझ में आता है। और सरकार की बात करें तो सरकार के पास में जैसे ये 100 रुपये, मतलब जो भी 100% रुपीज़ सरकार के पास में कहाँ से आता है? जो टैक्स पेयर का मनी है वहीं से ही आता है। सरकार के खर्चे टैक्स पेयर की मनी से ही चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, इफ़ अ कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। नहीं, क्योंकि उस रुपए से वो जो सरकार ने पब्लिक को रुपए दिया, वो रुपए यदि पब्लिक को नहीं देता तो कहीं पे वो निवेश कर सकता था। ये तो एक तरीके का सब्सिडी हो गया ना, सब्सिडी फ्री में दी जाती है, ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो वो कहीं पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी ना दी जाए तो एग्रीकल्चर के लिए जो गाँव तक अच्छी रोड बन सकते हैं, अच्छे कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं, उसी रुपये से ये सब्सिडी कम कर दी जाए तो पहला ऑप्शन गलत होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पैसा तो कम हो ही रहा है और ज़रूरतें हमारी ज़्यादा हैं। यदि हमने यहाँ पे खर्च कर दिया तो पैसा हमारे पास कम हो गया, अब दूसरी ज़रूरतें कैसे फुलफिल होंगी? तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसका एक चीज़ है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू हार्ड। अब देखो, अब सब्सिडी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा, सरकार को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे अपनी दूसरी चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, टैक्स को बढ़ा सकता है। उसी तरीके से उसके पास में पैसा आएगा तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कहाँ से, जो सब्सिडी ले रहा है उसकी तुलना में जो टैक्स पे कर रहा है उसके पास। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिफिनीशन से। इसमें क्या चौथा ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट के पास में पैसा तो पब्लिक का ही है ना, टैक्स पेयर मनी का ही है ना, तो गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमको थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग से देखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है ब्रॉड थिंकिंग में। तो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट किया हम लोगों ने।